नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कई दिनों के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं और आप लोग जो है हिंदी के सभी पद्य गद्य अच्छे से पढ़ रहे हो, ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। आप लोगों ने जो ये पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद नोटबुक वगैरह बनाई है, उसको चेक करने का भी मौका मुझे मिला और मैंने देखा कि कई विद्यार्थियों को हिंदी के प्रति बड़ी रुचि है। तो जो विद्यार्थी हिंदी के प्रति रुचि रखते हैं वो तो अपना काम अच्छे से कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको अभी लिखने में तकलीफ हो रही है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि आपकी लिखावट जो है वो अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आपको पेपर में, एग्जाम में मार्क्स अक्षर की वजह से, लिखावट की वजह से कम मिलेंगे। तो अपनी लिखावट को सुधारिए, अक्षर अच्छे कीजिए, क्योंकि हिंदी में लिखना थोड़ा सा कठिन भी है, क्योंकि हम लोग गुजराती लिखते आ रहे हैं बरसों से। वैसे आप हिंदी पढ़े हो आज तक, लेकिन फिर भी प्रयत्न कीजिएगा, घर बैठ करके प्रैक्टिस कीजिएगा कि हिंदी की आपकी लिखावट जो है वो सही हो। इससे क्या होता है कि कई बार आपकी गलतियां जो है वो उभर कर सामने आ जाती है, तो पता चल जाता है कि यहाँ गलती है तो उसको मैं करेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप ऐसे ही गड़बड़ लिखते जाओगे तो कुछ पढ़ नहीं सकते हैं, तो बता कैसे सकते हैं कि क्या गलती की है। तो आगे से जो विद्यार्थियों के अक्षर अच्छे नहीं हो रहे हैं हिंदी में, जिनकी लिखावट कमजोर है, वो घर बैठ करके इसका प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप अच्छे से हिंदी को पढ़ सके, उसको न्याय दे सके इस विषय को। तो पिछली बार हमने 10 काव्य तक पढ़ लिया है और अब आप जैसा कि जानते हो 30% आपका सिलेबस जो है वो सरकार श्री के द्वारा कम हो गया, हमारे गुजरात बोर्ड के द्वारा। तो आपका वो जो सिलेबस कम कर दिया गया है वो आपको ग्रुप में रख दिया है, बता दिया गया है कि इतने पाठ काव्य जो है वो आपको एग्जाम में फिलअप नहीं करने हैं, लेकिन उसको पढ़ना तो है ही, छोड़ नहीं सकते हैं हम उसे भी। तो आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, गद्य 11वां है, एक यात्रा यह भी। तो ये पाठ जो है, ये गद्य जो है, उसके लेखक श्री रामदरस मिश्र जी है। रामदरस मिश्र जी बहुमुखी प्रतिभा के लेखक है और इन्होंने सभी विधाओं में अपनी कलम चलाई है, कहानी, काव्य, उपन्यास सब कुछ लिखा है और बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है इनका जितना भी साहित्य लिखा है वो सभी। और इसी वजह से इनको कई सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जिसमें आपका हिंदी अकादमी के द्वारा शिखर सम्मान हुआ है। इसके अलावा आपको हिंदी संस्थान के द्वारा भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उनके जो भी और उनकी साहित्य विधाएं हैं, जो चर्चित कहानियां हैं, कहानी संग्रह है, उन सब का डिटेल में आपको लेखक परिचय में सब कुछ मिल जाएगा। आपको लिखना है। हाँ, एक ये भी शिकायत है आप लोगों से कि आप लोगों ने नोटबुक में लेखक परिचय, कवि परिचय, शब्दार्थ वगैरह कुछ भी फिलअप नहीं किया है। आपकी नोटबुक मैंने चेक की, सिर्फ आप लोग ने पेपर्स लिखे हैं। खाली पेपर्स नहीं लिखने हैं आप लोगों को, मैं हर बार वीडियो में बताती हूँ। आप लेखक का परिचय लिखिए नोटबुक में, निबंध की नोट जो हमने बनाई है उसमें ये सब लिखना था। लेखक का परिचय लिखना था आपको, शब्दार्थ लिखने थे, काव्य लिखना था, ये कुछ भी नहीं लिखा है। तो आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे और ये सब लिखना है। जब आप नोटबुक वापस से ले जाएं तो उसमें सब कुछ लिख करके रखिएगा। इसके भी मार्क्स होते हैं, जो इंटरनल मार्क आपको देने होते हैं वो इसी के आधार पर तो देने होते हैं। तो ये सब लिखेंगे तभी आपको वो मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर जो ये पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, एक यात्रा यह भी, उसमें एक कहानी है। इस कहानी में लेखक के द्वारा अपने खुद के अनुभव है और उनको एक व्यक्ति जो है उससे उनकी मुलाकात होती है, मोहन के साथ, जो रिक्शा वाला है।
उसके साथ उनकी मुलाकात होती है और जो रिक्शा वाला व्यक्ति है मोहन, वो उसके हृदय में, उसके मन में नारी के प्रति जो विचार है, स्त्री सम्मान की जो भावना है, उसे उजागर किया गया है। और इसके साथ साथ मानव हृदय के जो संबंध होते हैं, कोई बिना किसी परिचय के, बिना किसी नाते के जो परिचय हो गया उसके बाद जो संबंध जुड़ जाता है, ये मानवीय संबंध है। उसको कोई नाम नहीं दिया गया है कि ये मेरे मामा है या काका है वगैरह, कुछ भी नहीं, सिर्फ मानवीय संबंध है। उसको लेखक ने अच्छे से प्रस्तुत किया है। तो पाठ में मैंने जैसे आपको बताया गद्य में कि मुख्य पात्र जो है वो मोहन का है। लेखक और उनकी पत्नी एक बार इनको, वैसे तो लेखक कतराते हैं कि वो कहीं यात्रा बहुत ही जितनी हो सके उतनी कम करते हैं, जरूरी हो कि भाई यहाँ जाना ही पड़ेगा तो ही जाते थे। लेकिन एक बार उनको इसी प्रकार से घर से बाहर निकलना पड़ा। वो जाना क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि लेखक को जो है वहां जाकर के जो अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, उनसे बड़ी समस्या हो जाती थी कि भाई कैसे कैसे लोग मिल जाए। बस में मुसाफरी कर रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो तो कई सारे लोग रास्ते में मिल जाते हैं। खास करके वहां के रिक्शा वालों से लेखक को बड़ी तकलीफ होती थी कि उल जुलुल लोग मिल जाते हैं, रिक्शा वाले जबरदस्ती अपनी रिक्शा में बिठा लेते हैं और फिर बिठाने के बाद बिल्कुल ही अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो ऐसे रिक्शा वाले लोगों से लेखक बड़े परेशान रहते थे, इसलिए वो ज्यादातर बाहर जाना ही टालते थे। लेकिन एक बार इनको जाना पड़ा। लेखक को अपने एक मित्र से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। उनके डॉक्टर मित्र थे, उनके पास उनको जाना था। ग्वालियर पहुंचते ही वे जैसे ही स्टेशन से बाहर निकले तो रिक्शा वाले, जैसे हर बार होता है वैसे ऑटो वाले सब जोर जोर से, आइए बाबूजी कहाँ जाना है, छोड़ देते हैं हम। लेकिन लेखक कुछ सुनते ही नहीं है, आगे चलते ही जाते हैं। लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद एक रिक्शा वाले की आवाज उनको जोर से सुनाई देती है और उस आवाज में कुछ ऐसा कुछ आकर्षण था, कुछ खींचाव था कि लेखक के पैर रुक जाते हैं। रिक्शा वाला कहता है, बाबूजी किसी रिक्शा में तो बैठिएगा ही, तो फिर मेरी रिक्शा में ही क्यों नहीं, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ, कहाँ जाना है आप। तो लेखक जो है रुक जाते हैं और रिक्शा वाला आता है और पता नहीं क्या बात हुई, लेखक के मन में उसके प्रति उसी समय से कुछ आकर्षण हो गया और वो उनकी रिक्शा में बैठ जाते हैं। पता बताते हैं जहाँ जाना था, डॉक्टर के क्लिनिक पर। तो वहां पर पहुंचे तो पहुंच करके क्या देखते हैं कि डॉक्टर ने अपना क्लिनिक का एड्रेस बदल दिया था, वो वहां नहीं थे। तो जैसे ही वो लेखक और उनकी पत्नी वापस आए तो उनको लगा था कि शायद रिक्शे वाला चला गया होगा, लेकिन वो अभी भी वहीं रुका हुआ था। वो लेखक ने उससे कहा कि भाई हमें तो अब इस नए पते पर जाना पड़ेगा। तो कहा कोई बात नहीं बाबूजी, बैठ जाइए। उसको बिठा करके नए पते पर वो उनको छोड़ देता है। लेकिन लेखक और उनकी पत्नी डॉक्टर से मिलने के बाद एक आध घंटे के बाद जब बाहर आए तो उन्होंने क्या देखा करके कि वो रिक्शा वाला अभी भी वहीं खड़ा था और उनका इंतजार कर रहा था। लेखक ने आज तक ऐसे रिक्शा वाले देखे नहीं थे कि सवारी को एक बार छोड़ दे फिर वहीं इंतजार करते हुए खड़े रहे, लेकिन ये खड़ा। उसने कहा, चलिए बाबूजी किस होटल में आप रुकने वाले हैं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो लेखक ने होटल का पता बताया और फिर वो उनको होटल तक छोड़ने जाता है। जैसे ही ये होटल के पास बाहर उतरे लेखक और उनकी पत्नी, तो मोहन ने पूछ लिया कि बाबूजी कल कितने बजे आ जाऊं आपको घुमाने के लिए। लेखक ने कहा, अरे भाई मैंने तो कहा नहीं कि हम घूमने जाने वाले हैं ऐसा। तो मोहन ने कहा कि नहीं बाबूजी, अब आप यहाँ आए हो ग्वालियर तो घूमोगे तो जरूर, देखने जाओगे शहर तो मैं आपको घुमा दूंगा, आप जितने बजे बोलिए मैं उतने बजे हाजिर हो जाऊंगा। और लेखक ने कहा कि ठीक है, आज तो थके हुए हैं, कल देखेंगे पूरा शहर। और तो
टाइम बता दीजिए, मैं उतने बजे आ जाऊंगा। लेखक ने बता दिया कि इतने बजे आ जाना, और दूसरे दिन जितने बजे लेखक ने बोला था तो वो हाजिर हो गया अपनी ऑटो लेकर के। नमस्ते बाबूजी, नमस्ते माताजी करके। तो अब लेखक जो है उन्होंने मोहन को बिठाया अपने रूम में और कहा थोड़ी देर रुको, हम अभी तैयार हो जाते हैं। चाय वगैरह पूछा। तो उस समय में थोड़ी देर जब वहां मोहन बैठता है तो लेखक उससे पूछते हैं कि तुम तो अच्छे आदमी लगते हो स्वभाव के, नाम क्या है तुम्हारा? उसने बताया मोहन। यहीं के रहने वाले हो क्या? अब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। लेखक ने शुरू किया तो उसने पूछ लिया कि यहीं के रहने वाले हो? तो मोहन ने कहा नहीं, मैं तो वैसे रहने वाला आगरा का हूँ, लेकिन अब यहीं रहता हूँ। तो आगरा से यहाँ कैसे आना हुआ? ये धीरे धीरे के बाद एक प्रश्न निकलते जाते हैं। मोहन कहता है कि आगरा में तो हमारा घर था, भाई भाभी थे, उनके साथ रहता था, लेकिन अचानक एक दिन ऐसी घटना हुई कि मुझे आगरा छोड़ करके ग्वालियर में आकर रहना पड़ा। तो लेखक को उनकी बातों में थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा कि क्या हुआ होगा, ऐसी क्या बात हो गई कि इसको अपना घर वगैरह छोड़ करके ग्वालियर में आकर के रिक्शा चलानी पड़ रही है। उसने कहा कि क्या बात हुई थी? लेखक ने पूछ लिया। वो पढ़े लिखा है, बीए पास है मोहन, तो बीए पास लड़का जो है वो रिक्शा चला रहा है तो जरूर कोई मजबूरी होगी। लेखक ने पूछ लिया कि ऐसी क्या घटना हो गई। पहले तो मोहन बताने में हिचकता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने शुरू किया कि मेरे भाई भाभी जो है उनके साथ में रहता था, नौकरी की तलाश कर रहा था, इधर उधर भटकता था, लेकिन नौकरी कहीं मिल नहीं रही थी। ऐसे ही एक दिन वो घर जा रहा था तो रास्ते में एक लड़की घिघियाती हुई मतलब कि वो रो रही है और रोते रोते कुछ बोल रही है, उसे घिघियाना कहते हैं। तो मोहन जो है उससे टकरा जाती है और उससे कहती है कि मुझे बचा लीजिए, भगवान के लिए मेरी रक्षा कीजिए। तो मोहन जो है, अब कोई भी व्यक्ति जो है अगर ऐसे कोई अचानक से आ जाए, कोई लड़की वैसे और कहे कि मुझे बचा लीजिए, तो उसके ऊपर जरूर कोई मुसीबत आई है। तो मोहन ने उसको आश्वासन देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, बताओ क्या हुआ। लड़की वैसे परिचित थी, उसके पड़ोस में ही रहती थी, मोहन उसको जानता था। तो उस लड़की ने रोते रोते कहा कि मेरी माँ जो है वो एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ मेरी शादी कर देना चाहती है, और इसके लिए उसने उस व्यक्ति से पैसे भी लिए हैं। अधेड़ का मतलब है प्रौढ़, जिसको हम कहते हैं 50 साल की उम्र के बाद का व्यक्ति। तो अधेड़ जो है उसके साथ मुझे बेच देना चाहती है, मुझे बचा लीजिए, मैं उसके साथ शादी करना नहीं चाहती। असल में मोहन जो है उसने ये बात सुनी तो उसको तो बड़ा झटका लगा, थोड़ा सहम गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं इसको कैसे बचा सकता हूँ, ये तो उनका घर का मामला है। लेकिन जब लड़की जो है उसने उसके चेहरे के ऊपर देखा मोहन ने कि बड़ी ही दयनीय आंखों से वो विनती कर रही थी कि अगर ऐसा हुआ, उसने उसकी माँ ने उसको बेच दिया, उसके साथ जबरदस्ती की, तो शायद लड़की जो है वो कुछ और आत्महत्या जैसा प्रयास करे। तो उसको लगा कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तो मोहन जो है उसको थोड़ी देर तो उसको कुछ सूझा नहीं, लेकिन फिर उसने कहा ठीक है, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। तो लड़की को लेकर के पुलिस स्टेशन जाता है। वहां पर जो थानेदार थे उसको सारी घटना बताते हैं। थानेदार जो है वो भी वैसे अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था, नहीं तो ज्यादातर हम लोग समझते हैं पुलिस वाले बड़े ही कड़क उग्र स्वभाव के होते हैं, लेकिन थानेदार जो है वो बड़ा ही अच्छे स्वभाव का, वैसे कवि हृदय था, और इसलिए उसने उस लड़की की बात को अच्छे से समझा और उसने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो। मोहन को कहा कि इसकी माँ के विरुद्ध हम जो है एफआईआर लिख लेते हैं, और इसको इस लड़की जो है उसको कुछ दिनों के बाद किसी अच्छे व्यक्ति के साथ अगर इसकी शादी हो जाए तो और भी अच्छा है।
तो और कोई परेशानी ना रहे। एफआईआर तो दर्ज करवा दी, लेकिन अब लड़की को जो है फिर से घर भेजा तो उसकी माँ अगर हो सकता है कि कोई जबरदस्ती करे, लेकिन थानेदार के मन में एक विचार आया कि इसे कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो इसकी शादी हम करवा दें। उसने मोहन से पूछ लिया, तुम्हारी शादी हो गई है? तो मोहन ने कहा नहीं। इसने कहा तो फिर काम क्यों नहीं करते, तुम ही इस लड़की के साथ शादी कर लो। वैसे मोहन ये बात सुन करके चौंक जाता है, लेकिन लड़की अच्छी थी, दिखने में सुंदर थी और उसकी परिचित भी थी, तो मोहन को वैसे कोई आपत्ति तो थी नहीं उसके साथ शादी करने में। लेकिन क्या था कि उसकी भाभी जो है मोहन की शादी अपनी बहन के साथ करवाना चाहती थी और इसके लिए बात भी चल रही थी। अगर मोहन ने अचानक से किसी और से शादी कर ली तो भाई भाभी नाराज हो जाएंगे। उसने थानेदार से कहा भी, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि भाभी जो है उसकी बहन को कोई और लड़का भी मिल जाएगा अच्छा सा, लेकिन इस लड़की का हाथ फिर कौन थामेगा। इसलिए मोहन जो है उसने परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए शादी के लिए तो हाँ कर दी। फिर थानेदार ने क्या किया कि लड़की अभी नाबालिग थी, तो इसके लिए थोड़े से समय उसका था 15-20 दिन कि उसको किसी नारी गृह में रखा जाए। नारी संरक्षण गृह जो होता है, स्त्रियों की रक्षा करते हैं, ऐसे अनाथ लड़कियां होती है उन सबको वहां रखते हैं। नारी संरक्षण गृह में कुछ दिनों के लिए रख दिया। फिर उसी थानेदार ने मोहन की शादी उस लड़की के साथ करवा दी। अब ये बात जब भाई भाभी को पता चली, मोहन बताता जा रहा है अपनी स्टोरी, लेखक और उनकी पत्नी को जो है सुनने में बड़ा ही अच्छा लगा कि ये कितना अच्छा व्यक्ति है। तो जब भाई भाभी को पता चला तो उन्होंने उसको घर से निकाल दिया कि अब तुम जाओ, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। और मोहन जो है अब तो उसने उस लड़की के साथ शादी कर ली है, तो वो भी अपना आत्मसम्मान खो करके वहां रहना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपनी पत्नी को लेकर के ग्वालियर आ जाता है। अब ग्वालियर आ तो गया, लेकिन तुरंत बाद तो नौकरी नहीं मिलेगी कि भाई चलो किसी शहर में, नया शहर, नए लोग। भले ही बीए पास था, लेकिन इतनी जल्दी नौकरी नहीं लग सकती, इसलिए कोई तो काम करना होगा। तो उसने सोचा कि मैं रिक्शा चला लेता हूँ। रिक्शा चलाना सीख लिया और उसने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। घर संसार उसका चल पड़ा। मोहन कहता है बात करते करते कि भले ही भाई भाभी मेरे अपने थे, लेकिन उन्होंने संकट मुसीबत के समय में मुझे सहारा नहीं दिया, बल्कि घर से निकाल दिया। जबकि ये लड़की जो है मेरी कोई सगे संबंधी नहीं थी, लेकिन फिर भी अब मेरे ऊपर आने वाली सारी मुसीबतों में ये मेरा साथ देती है, हर संकट में मेरा साथ देती है, तो मैं इसका साथ क्यों न निभाऊं। ये सोचकर ही मैंने इसके साथ ब्याह किया था और इसलिए अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, हम अच्छे से यहाँ रह रहे हैं। और लेखक और उनकी पत्नी जो है ये कहानी सुनते हैं मोहन की, तो उनको लगता है कि आज भी दुनिया में कई लोग ऐसे हैं, खास करके हमारे देश में भी, जो नारी संरक्षण की, उसकी सुरक्षा की, उसको अच्छा दर्जा देने की बातें तो करते हैं कि उसको सम्मान दिया जाए, उसको समान दर्जा दिया जाए। पुरुष प्रधान समाज है हमारा, उसमें नारी को, स्त्री को समान दर्जा दिया जाए, हक दिया जाए, ऐसी बड़ी बड़ी बातें बहुत लोग करते हैं। लेकिन उसको निभाने का जब वक्त आता है तो लोग पीछे हट जाते हैं। और मोहन एक ऐसा व्यक्ति है जो कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, महान व्यक्ति नहीं है, फिर भी अब लेखक की नजर में वो बड़ा बन जाता है क्योंकि उसने इतना अच्छा काम किया। तो लेखक कहते हैं कि नहीं भैया, तुम तो सबसे बड़े आदमी हो, छोटे आदमी बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि ऐसी हिम्मत करना ही बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से मोहन जो है उसने अपनी कहानी बताई। तो लेखक और उनकी पत्नी जो है उनके हृदय में मोहन ने एक अपना स्थान बना लिया। फिर तो वो दोनों को, पति पत्नी को जो है पूरा ग्वालियर घुमाता है, फिर उनको स्टेशन तक छोड़ने जाता है। जब स्टेशन छोड़ने जाता है तब लेखक उसको उसकी कहते हैं कि भाई इतनी सारी बातें कर ली तुमने, हमें इतना शहर घुमा दिया, हमारी यात्रा अच्छे से संपन्न हुई, लेकिन अब तुम अपना किराया तो बताओ, तुमको कुछ देना तो होगा ना हमें, कि तुमने रिक्शा में बैठ करके हमें अच्छे से घुमाया, तो तुम बताओ कि तुम्हारा किराया कितना हुआ, वो हम दे देते हैं। तो मोहन ने मना कर दिया कि नहीं नहीं,
कुछ नहीं चाहिए हमें, इतने अच्छे बाबूजी मिल गए, इतनी अच्छी माताजी मिल गई, आपके दर्शन हो गए, आपके साथ एक रिश्ता जुड़ गया, तो अब मैं आपसे किराया कैसे ले सकता हूँ। लेकिन लेखक ने जबरदस्ती कहा कि भाई ऐसा नहीं होता है, भले ही तुम्हारे साथ एक रिश्ता जुड़ गया है लेकिन फिर भी तुम्हें किराया तो लेना ही पड़ेगा। और जब लेखक ने बहुत जबरदस्ती की तब मोहन कहता है कि ठीक है, मैं आपसे किराया ले लूंगा, लेकिन आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए और मेरी एक विनती है कि मेरा जब भी मन करे तब मैं आपसे फोन पर बात कर सकूं। तो लेखक ने कहा कि हाँ भाई जरूर, अपना नंबर दे दिया, फोन नंबर, और कहा कि तुम जब तुम्हारा जी चाहे तब तुम हमें बात कर सकते हो हमसे फोन पर। तो ऐसी कोई बात नहीं, अब तुम्हारे साथ तो हमारा एक रिश्ता जुड़ गया है जो हमेशा बना रहेगा। और इसलिए आप, जब लेखक उनको 500 रुपये देने लगे तो फिर उसने किराया ले लिया। और जाते जाते वो पूछता भी है कि आपने इतने अच्छे से मेरे साथ ये व्यवहार किया, लेखक का नाम पूछ लिया, सत्यकेतु उनका नाम है। तो बाबूजी और माताजी, जैसे लेखक को लगा कि उनका अपना लड़का हो, जैसे वो प्यार से बुलाता है बाबूजी माताजी कह करके, तो लेखक को बड़ा ही अच्छा लगा। तो ये एक रिश्ता है जो बिना किसी सगे संबंधी, कोई भी एक प्रकार की भी जान पहचान के बिना जब जुड़ जाता है और लोग उसको निभा लेते हैं, तो रिश्ते का कोई नाम नहीं होता, लेकिन वो रिश्ता हमेशा बना रहता है। और वो रिश्ता होता है मानवीय संबंध। एक दूसरे व्यक्ति के बीच में जो मानवीय संबंध होते हैं, जो हृदय से जुड़ जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के बीच जो संबंध जुड़ जाता है वो हमेशा बना रहता है। उसमें कोई ऊंच नीच नहीं होती, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बस एक रिश्ता होता है जो मन से जुड़ जाता है। तो ऐसा रिश्ता लेखक को इस यात्रा में मिल जाता है मोहन के रूप में। तो लेखक को ये यात्रा जो है अपनी हमेशा के लिए याद रह जाती है कि कभी जो व्यक्ति यात्रा से डरते थे, इतने यात्रा भीरु जिसको कहा है, यात्रा करने से डरने वाला व्यक्ति शब्द समूह है, तो उसको कहा है यात्रा भीरु। तो यात्रा भीरु थे वो व्यक्ति को जब उसी यात्रा में एक ऐसा व्यक्ति मिल गया, रिक्शे वाला मोहन, तो उसके साथ जो रिश्ता बन गया, उसके बाद लेखक ने ये कहानी लिखी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रिश्ते हमेशा सगे संबंध में ही जुड़े हो ऐसा नहीं होता है। अपने ही कई बार हमको छोड़कर चले जाते हैं, और पराये कुछ ऐसे लोग जो होते हैं जो हमेशा के लिए हमारे अपने हो जाते हैं। तो ये रिश्ता जो है उसकी यहाँ पर ये बात का लेखक ने हमें बताई है। अब आप लोग का पाठ तो यहाँ खत्म होता है। अब ये आपको मैंने जैसे कहा पहले कि आप लोग निबंध की जो नोटबुक बनाई है, जिसमें आपने 3 निबंध लिखे होंगे, कहानी लिखी होगी, उसी नोटबुक में आप लोग ये चीजें लिखते जाइएगा। एक तो लेखक का परिचय, फिर शब्दार्थ लिखने हैं, और कुछ मुहावरे हो उसके बाद तो वो भी लिखना है। इतना तो काम आपको करना ही करना है स्वाध्याय पोथी के अलावा। स्वाध्याय पोथी में तो आप लिखते ही है, तो ये कंप्लीट रखिएगा। 11वें पाठ तक अब आपका हो जाना चाहिए नोटबुक में। और आगे से अब आप नोटबुक मुझे चेक करने के लिए दोगे तो उसमें ये काम आपका कंप्लीट होगा। इसके अलावा अगर आपने ऐसे ही नोटबुक दे दी है बिना कुछ लिखे काम किए, तो आपको पेपर्स के भी मार्क्स मिलने वाले नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।